एग्जैक्ट पेपर को प्रिडिक्ट करना किसी के बस की बात नहीं है। सेक्शन ए में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपके पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। कहता है अगर सोल्यूशन में दो कंपोनेंट है ए और बी, वो रोल्स लॉ को फॉलो कब करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव अमीनो एसिड, इसमें से कौन सा अमीनो एसिड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन सी होती है, फॉस्फेट लिंकेज कौन सी होती है बेटा, नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन जो होती है क्या होती है वो आपको बतानी पड़ेगी। हेलो बच्चा, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चों बात ऐसी है कि एग्जैक्ट पेपर को प्रिडिक्ट करना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन आपके पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं वो एक एक्सपीरियंस टीचर जरूर आपको बता सकता है। तो अपने ही कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंस से आपके सामने में आपका पेपर किस तरीके से आ सकता है वैसा पैटर्न, वैसे क्वेश्चन आपके सामने में लेके आया हूं। चलो करते हैं मेरे प्यारे बच्चों डिस्कस, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है सर, आज ये क्लास 12th का योर पेपर इज हियर वाला वीडियो आप देख रहे हो। बच्चों इसमें क्या रहेगा, इसमें क्या है, सबसे पहले आपको जो आपके पेपर में देखने को मिलेगा ऐसा कुछ पेज आपको देखने को मिलेगा। उसमें कंप्लीटली उन्होंने आपको यह बताया होगा, क्या बताया होगा कि आपके पास 4 सेक्शन रहने वाले हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 10 क्वेश्चन मिलेंगे, हर 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको जो सेक्शन बी है उसमें आपको 9 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और हर क्वेश्चन जो है सर जी 2 मार्क्स का होगा। और तीसरा जो सेक्शन सी है उसमें आपको भी 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन उसमें हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का होगा। और जो सेक्शन डी है उसमें आपको मात्र 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कितने होंगे? वो 5 मार्क्स के होंगे। तो इस तरीके का आपका पेपर पैटर्न रहता है। आपकी जो सीरीज होती है, 3 सीरीज होती है, एक्स वाई जेड या ए बी सी। इसी तरीके से मैं 3 सीरीजें आपके सामने लेके आया हूं। उन सीरीजों में ए बी सी सीरीज में तकरीबन क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। सेक्शन डी जो होती है सबके लिए सेम रहती है। तो ऐसा ही मैं पेपर पैटर्न आपके सामने रखूंगा। चलो बच्चों करते हैं डिस्कस। सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं सीरीज एक्स की। सीरीज एक्स का पहला जो पार्ट है वो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहां से सर? सॉल्यूशन से है कि वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट जो है, हेनरीज कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेंपरेचर, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेंपरेचर, रिमेन्स कांस्टेंट या फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। आपको पता है बेटा, 2 चीजें मैं आपको पढ़ा चुका था कि सर जी अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो सोलिबिलिटी ऑफ गैस होती है, सोलिबिलिटी ऑफ गैस होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। हाँ सर ये पढ़ाया था। और बाद में जब हेनरी लॉ में हम आए थे तो हेनरी लॉ में हमने ये भी जाना था कि हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू अगर बढ़ती है तो भी सोलिबिलिटी घटती है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ तो सोलिबिलिटी घटती है, और अगर आप हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज करोगे तो सोलिबिलिटी घटती है। तो इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूं टेंपरेचर बढ़ेगा तो सर जी क्या होगा? हेनरीज कांस्टेंट भी बढ़ेगा तो सोलिबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। मतलब टेंपरेचर बढ़ने के साथ साथ हेनरीज कांस्टेंट भी बढ़ता है। तो क्या होगा? हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेंपरेचर। ठीक है सर जी, ओके सर जी, पहला वाला मामला सर जी आपने कर दिया सेट। ये बेटा यहां से क्वेश्चन आ सकता है। कितनी बार? अब वो बार बार, हालांकि मोस्टली यहां से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है मोलैरिटी से, मतलब कंसंट्रेशन टर्म से, और दूसरा आता है कहां से? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, वॉन हाफ फैक्टर से। तो हो सकता है इस बार आपको यहां से सवाल देखने को मिले। दूसरा क्या है? ए सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी फॉलोज रोल्स लॉ। कहता है अगर सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है ए और बी, वो रोल्स लॉ को फॉलो कब करेंगे? ओके सर जी, जब ए बी की अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन ए बी बी। देखो बेटा क्या कहना चाह रहा है, आपके पास 2 कंटेनर हैं, एक में ए है एक में बी है। जब इन सोल्यूट और सॉल्वेंट को आप मिक्स कर दोगे मतलब ए और बी इनको बनाओगे, तो ये कहता है कि ये जो सॉल्यूशन है ये रोल्स लॉ को फॉलो कब करेगा? आपको पता है बेटा रोल्स लॉ को फॉलो तब करेगा जब का होगा सर जी, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बी की बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ए बी की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, तो ही रोल्स लॉ को फॉलो करेगा। अगर डिफरेंस आ गया सर जी, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव डिविएशन वो शो करता है। बेटा हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या रहने वाला है सर जी? इसमें रहने वाला है
कि ए बी अट्रैक्शन फोर्स रिमेन सेम एज ए एंड बी बी। तो सर जी इसका आंसर क्या है, इसका सी वाला आंसर है। ये सर जी हमें पढ़ चुके हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन बाय जिंक कोटिंग इज कॉल्ड। आपको पता है इसको क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सर जी ये एग्जैक्टली यही एमसीक्यू आपके पेपर में आएंगे, नहीं, इस टॉपिक से हो सकता है आपको 2 नंबर में सवाल पूछे गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। हो सकता है इस टॉपिक से आपको ये सवाल आए, बताओ भाई राउट्स लॉ या आइडियल सॉल्यूशन की क्या कंडीशंस होती हैं, नॉन आइडियल की क्या कंडीशन होती हैं, वो बेटा यहां से पूछा जा सकता है, ठीक है बेटा, ओके। फिर चौथा क्या है, चौथा ये कि द प्लॉट दैट रिप्रेजेंट्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मेरे प्यारे बच्चा ये कहां से है, ये केमिकल काइनेटिक्स से सवाल है, और आपको पता है केमिकल काइनेटिक्स में जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हम इंटीग्रेटेड रेट फॉर्म लिखते हैं तो सर जी वो कुछ इस तरीके से आती है। अगर आप आर की जो कंसंट्रेशन है उसको टी के अगेंस्ट प्लॉट करोगे तो सर जी हमारे पास जो नेगेटिव स्लोप आता है सर किसका, के का, तो सर जी यहाँ पे हमारे पास ये वाला आंसर इसका आ रहा होता है, ठीक है। ऐसा ग्राफ बच्चे आता है, ये हमें पता है, ठीक है। उसके बाद सर जी when acidified K2Cr2O7 solution is added to SN2 positive साल्ट देन SN2 पॉजिटिव जो है वो कहां चेंज हो जाता है, आपको पता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडाइज ही करेगा, और जब ऑक्सीडाइज करता है तो बच्चा आपको याद करो, मैं K2Cr2O7 में आपको 4 ही रिएक्शन में लिखाई थी, कौन सी, मैंने कहा था फिशन याद करना, FeISN वाला याद कराया था बेटा। मैंने कहा था Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में होता है ऑक्सीडाइज, और I नेगेटिव I2 में होता है, S2 नेगेटिव S में होता है, और SN2 पॉजिटिव जो होता है SN4 पॉजिटिव में हो जाता है सर ये ऑक्सीडाइज, ठीक है। SN4 पॉजिटिव में होता है ये ऑक्सीडाइज, तो आंसर क्या है इसका, आंसर है सी, ठीक है बेटा, ओके। उसके बाद हाँ सर मैच करो कॉलम, ये कहां से सर, कहां से सवाल है बेटा, ये हेलो अल्केन्स और हेलो अरेन्स वाले चैप्टर से मेरे प्यारे बच्चा ये सवाल है। इसमें क्या है, इसमें मेरे प्यारे बच्चा क्या कहां से सवाल है सर, ये जो आइडोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म है, वो जो इंपॉर्टेंट हेलो अल्केन्स थे सर, वहां से सर ये सवाल है। आपको पता होना चाहिए क्लोरोफॉर्म क्या होता है सर, क्लोरोफॉर्म तो बेहोश करने में काम आता है, तो ऑब्वियस है क्लोरोफॉर्म कहां होगा, एनेस्थेटिक सर ये होगा, ठीक है। तो ए जहां आर आपको दिख रहा है, देखो ए आर 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 आर, ये और ये, तो इसको तो पहले ही दादाजी की तलवार से हमने काट देना है, ठीक है। किसको, ए और सी को पहले ही दादाजी की तलवार से काट देंगे, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद क्या करेंगे सर जी बी आइडोफॉर्म क्या होता है सर, आइडोफॉर्म ना एंटीसेप्टिक होता है, आइडोफॉर्म क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है। तो सर जी बी आइडोफॉर्म, बी का पी कहां है, बी का पी, ओ माय गॉड आंसर आ गया, आंसर 2 से ही आ गया, सारे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, 2 से ही आंसर आ जाता है। डीडीटी आपको पता है इंसेक्टिसाइड होता है, ट्राइक्लोरो 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 मोनोफ्लोरो मीथेन जो है बेटा वो क्या आएगा, फिर वो प्रोपेलेंट आएगा, ठीक है, प्रोपेलेंट आएगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया सर जी, ठीक है। तो सी का आएगा एस, ये सी का एस, डी का क्यू आएगा, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद सर जी एक क्वेश्चन है विलियमसन सिंथेसिस, तो बच्चों देखो विलियमसन सिंथेसिस को मैंने यहाँ पे किस में लाया, एमसीक्यू में लाया है। हो सकता है ये विलियमसन सिंथेसिस आपको 2 नंबर में पूछा जाए, ठीक है। कहता है विलियमसन सिंथेसिस से मैं क्या नहीं बना सकता हूं, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए विलियमसन सिंथेसिस होता क्या है, क्या होता है। विलियमसन सिंथेसिस से सर हम बनाते हैं ईथर, क्या बनाते हैं सर, विलियमसन सिंथेसिस से हम बनाते हैं ईथर, ठीक है। ये होती है विलियमसन सिंथेसिस की रिएक्शन, क्या, एल्क ऑक्साइड आयन जो होता है एल्काइल हैलाइड से SN2 रिएक्शन करता है, ये इस पे अटैक करता है और ये यहीं से टाटा करता है, ROR बनता है, ईथर यहां से बनता है, ठीक है। इसमें याद करो मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने कहा था बच्चा अगर ये एल्क ऑक्साइड टर्शरी होगा, ये टर्शरी होगा तो चलेगा, कोई चिंता की बात नहीं, ये इस पे अटैक करेगा, ये टाटा बाय, और टर्शरी वाला हमारे पास यहां से आराम से बन जाएगा क्या, ईथर। लेकिन मैंने कहा था बाय चांस अगर जो ये अल्काइल हैलाइड है ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड अगर होगा, याद करो मैंने कहा था अगर टर्शरी अल्काइल हैलाइड होगा, टर्शरी एल्काइल हैलाइड अगर होगा तो ये सर जी इस पे अटैक कर ही नहीं पाता है, क्या करता है फिर सर जी ये इस हाइड्रोजन को ले जाता है और सर जी यहां से एलिमिनेशन रिएक्शन करता है और यहां से क्या बनाएगा, ये एल्कीन बनाएगा। अगर यहां से ये एल्कीन आपको बना के देगा बच्चों तो इसका मतलब है कि अगर टर्शरी एल्काइल हैलाइड होगा तो सर जी हमारे पास वहां से ईथर नहीं बनेगा, एल्कीन बनेगी। तो इसने पूछा क्या है बच्चा, देखना, इसने कहा मैं क्या नहीं बना सकता हूं, इसने कहा क्या आप मिथ ऑक्सी बेंजीन बना सकते हो, हाँ बेटा मिथ ऑक्सी बेंजीन बना सकते हैं, ईथर है ये। क्या बेंजाइल पेरा नाइट्रोफिनाइल ईथर बना सकते हो, हाँ सर ये वाला ईथर भी हम बना सकते हैं। सर मिथाइल, एक मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, ये वाला जो यहां से बनेगा मिथाइल टर्शरी, यहां से ये बनेगा। कहता है क्या डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर बना सकते हो, मतलब क्या ये कहना चाह रहा है क्या आप इसको यहां से ऐसे बना सकते हो, डाई
डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, मतलब इधर भी यही, हाँ, इधर भी यही, इधर भी यही। कहता क्या डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर आप बना सकते हो? बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं बेटा, क्योंकि डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर के लिए मेरे पास एल्काइल हैलाइड होना चाहिए टर्शरी। कैसा होना चाहिए? टर्शरी। अगर एल्काइल हैलाइड मेरे पास टर्शरी हुआ, जब एल्काइल हैलाइड टर्शरी होता है वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, यहां पे मेरे पास एल्कीन बनता है। क्या बनता है? एल्कीन। तो सर जी ये बनने का बिल्कुल भी चांस नहीं है, क्योंकि इसको बनने के लिए जो मेरे पास एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड होना चाहिए टर्शरी। लेकिन जब एल्काइल हैलाइड टर्शरी होता है तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, वो SN2 दिखाता ही नहीं, इसलिए ये बन ही नहीं सकता सर जी। तो मेरे पास डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर नहीं बन सकता है विलियमसन सिंथेसिस से, ये ख्याल रखना, ठीक है? ओके सर जी। आगे उसके बाद द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। देखो बेटा आप अमीन्स पढ़ोगे, अमीन्स के बेसिसिटी, अच्छा फिनोल्स का एसिडिक कैरेक्टर, अल्कोहल्स का एसिडिक कैरेक्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी एसिडिक कैरेक्टर जरूर पढ़ के जाना, वहां से जरूर सवाल बेटा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? अच्छा, बोलता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, यहां से हमें बता के दो। कोई बात नहीं, बताते। देखो सर, बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? कौन जल्दी लोन पेयर डोनेट करेगा? सर जी कौन सा जो मेरे पास नाइट्रोजन है जल्दी लोन पेयर करेगा डोनेट? सर मुझे पता है वो वाला नाइट्रोजन जल्दी लोन पेयर डोनेट करेगा जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जिस रिंग पे ऐसा कोई ग्रुप लगा होगा जो इस रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच करेगा और ये रिंग फर्दर इसको इलेक्ट्रॉन रिच कर देगी। तो ऐसे वाले नाइट्रोजन जल्दी लोन पेयर डोनेट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चा आपको पता है ये CH3 जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये फर्दर इसको इलेक्ट्रॉन देगा। अगर ये इसको और ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। लेकिन आपको पता है NO2 ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उल्टा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये लोन पेयर वहां कहीं नहीं, उल्टा यहां आएगा, ये किसी और को लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा और इसका मामला तो मॉडरेट रहेगा। मतलब सबसे अच्छा बेस ये होगा, उसके बाद ये सबसे गंदा बेस कौन सा होगा? बीच वाला होगा। तो 3-1-2 यहां पे मेरे पास ऑर्डर आएगा, 3-1-2 यहां लिखा है, तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है? ओके, उसके बाद क्या है? इन्वर्ट शुगर किसको कहते हैं? याद करो बेटा, इन्वर्जन ऑफ शुगर मैंने आपको पढ़ाया, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज मैंने आपको पढ़ाया, तो इन्वर्ट शुगर भी उसी को कहते हैं। उसमें क्या होता है सर? सुक्रोज जो होता है क्या? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेकिन जब उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सर क्या बनता है वहां से? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में फ्रक्टोज होता है लेवो और ग्लूकोज क्या होता है? डेक्स्ट्रो। और हमें पता है कि फ्रक्टोज का जो लेवो रोटेशन होता है वो ज्यादा होता है, तो ओवरऑल जो मिक्सचर बनता है सर जी वो लेवो रोटेटरी बनता है। अगर ये लेवो रोटेटरी बनता है सर जी तो हमारे पास इस शुगर का इन्वर्जन हो जाता है। तो क्या होता है हमारे पास इन्वर्ट शुगर? तो कुछ नहीं बेटा, वो क्या होता है? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और कहीं भी आपको ग्लूकोज फ्रक्टोज नहीं दिखने को मिलेगा, सर बी ही में आपको ऐसा वाला ऑप्शन दिखेगा, तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है? ओके, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव अमीनो एसिड? इसमें से कौन सा अमीनो एसिड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है? मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं, कौन सा वाला सर जी? ग्लाइसिन जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। अकेला ऐसा ग्लाइसिन है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, बाकी सारे अमाइनो एसिड जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं सर जी। ओके सर, ऑप्टिकली एक्टिव तो है, तो सर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेटा जो ग्लाइसिन है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, अल्फा अमीनो एसिड ये होता है। हाँ सर हमें पता है। एक साइड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरी साइड क्या होता है? अमीनो ग्रुप। लेकिन इसके कार्बन के ऊपर दोनों ही साइड पे क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। और मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा था ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए ये चार के चार ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। 1 2 2 3 सर जी इसके पास 3 ही ग्रुप हैं, अगर चार के चार ग्रुप डिफरेंट होंगे तो ही ऑप्टिकली एक्टिव होता है, उसको कैरल कार्बन भी कहते हैं, ठीक है? ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है, किसका? ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है, किसका? ग्लाइसिन का, ठीक है? बहुत ही बढ़िया। उसके बाद सर जी पार्ट बी बताओ। पार्ट बी में इलस्ट्रेट ग्राफिकली द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। ये बेटा बताओ इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे या एक्टिवेशन एनर्जी से, ग्राफ की मदद से आपने ये बताना है, ये पढ़ा चुका हूं आपको मैं, ठीक है? उसके बाद फॉर अ रिएक्शन, ये रिएक्शन है हमारे पास, दे रहा है ये रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एक्स है। बहुत ही बढ़िया। कहता है बताओ इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, इसका ऑर्डर क्या है? तो क्लियर है सर जी, मॉलिक्यूलरिटी क्या है? मॉलिक्यूलरिटी होता है कितने रिएक्टेंट है। सर 2 रिएक्टेंट हैं तो मॉलिक्यूलरिटी तो 2 आएगी। ऑर्डर पूछा है तो ऑर्डर हम रेट लॉ एक्सप्रेशन से निकालते हैं सर जी। रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ऑर्डर जो हमारे पास रेट है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे डिपेंड कर रहा है, और एक्स की पावर में क्या है सर? 1 है। जो इसकी पावर में होता है वही क्या होता है? ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर क्या आएगा? 1 आएगा ऑर्डर, ठीक है?
ओके सर जी। उसके बाद इसने कहा सर जी फॉर आर रिएक्शन, ये अर्हीनियस इक्वेशन से बेटा ये सवाल है। फॉर आर रिएक्शन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी जीरो, कहते हैं सर अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो जाती है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट 300 केल्विन। 300 केल्विन पे रेट कांस्टेंट की क्या वैल्यू आएगी। अगर आपको क्या दिया है, अगर इफ के इज इक्वल टू, ये भी रेट कांस्टेंट है, के इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻6 पर सेकंड एट 280 केल्विन, मतलब दो टेम्परेचर आपको दिए हैं और दो टेम्परेचर पे दो रेट कांस्टेंट होंगे, आपको पता है बेटा। कहां से ये अर्हीनियस इक्वेशन का जो लास्ट वाली लाइन है वो बेटा ये है, क्या है सर, हमें पता है एलन K1 अपॉन K2, ये एक रेट कांस्टेंट, दूसरा वाला K1 जो होता है कम टेम्परेचर पे होता है, K2 जो होता है ज्यादा टेम्परेचर पे होता है। तो EA अपॉन R और T1 माइनस T2 T2 T1, ये बच्चा मैं आपको पूरा डिराइव करना भी सिखा चुका हूं, हो सकता है इस बार डेरिवेशन पेपर में आ जाए, ठीक है बेटा। मैं तो यहाँ आपको यहाँ से 2 नंबर का सवाल करा रहा हूं, लेकिन हो सकता है डेरिवेशन आए, ठीक है। तो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा सर जी अगर ऐसा न्यूमेरिकल आ जाता है तो मैं क्या करूंगा, देखो बेटा उसने क्या कहा, उसने कहा मैं एक्टिवेशन एनर्जी जीरो बोल देता हूं। अगर EA जीरो है तो सबसे पहले बेटा इसको मैं एक और तरीके से लिख रहा हूं। LN का आपको पता है, LN क्या होता है सर जी, LN जो होता है वो 2.303 लॉग होता है, बिल्कुल सर होता है। तो LN की जगह लॉग और 2.303 उसको मैं यहां ले रहा हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसमें कोई सरदर्दी की बात नहीं है, ओके। अब इसने कहा आप एक्टिवेशन जीरो ले लो, अगर मैं इसको जीरो मान के चलता हूं तो ये सारा ही जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाइड बाय जो भी ये सब जीरो हो जाएगा। तो मतलब ये मेरे पास आएगा log K1 अपान K2 जो आएगा वो आएगा जीरो। मेरे प्यारे बच्चों जो रेट कांस्टेंट 300 केल्विन पे पूछा है और 280 केल्विन है सर जी, मतलब 300 केल्विन पे आएगा K2 और जो 280 केल्विन पे होगा वो होगा K1, ठीक है, कम टेम्परेचर पे K1 होगा। तो K1 अपान K2 इज इक्वल टू जीरो। तो K1 कितना है, यहां लिख रहा हूं, तो लॉग जो K1 मेरे पास है, K1 है 1.6 इंटू 10⁻6 पर सेकंड डिवाइडेड बाय क्या है, K2 इज इक्वल टू जीरो। सर जी इसने मुझे पूछा है K2 कितना आएगा। अब देखो बेटा K2 कितना आएगा, कैसे निकालेंगे K2। अब इसको यहां नहीं ले जाना, आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स यहां पे आना चाहिए, हमें लॉग को यहां लेना पड़ेगा। और जब मैं इस लॉग को यहां पे ले जाऊंगा तो क्या होगा, ये भी बेटा आपको पढ़ा चुका हूं, ये क्या होगा यहाँ पे लॉग जब यहां जाएगा तो ये सामने वाला मामला जो होता है 10 की पावर में आ जाएगा, 10 रेज टू पावर जीरो हो जाएगा। और 10 रेज टू पावर जीरो किस बराबर होता है सर, वो 1 के बराबर होता है, किसके 1 के बराबर। अगर 10 रेज टू पावर जीरो जो है वो 1 के बराबर है, अगर 1 के बराबर है तो सर जी मेरे पास मेरे पास क्या आ गया सर, यहाँ पे आ गया सर जी 1, मतलब सर जी मेरे पास 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 अपॉन K2 इज इक्वल टू 1। तो K2 को आप इधर ले चलूंगा तो K2 किसके बराबर आएगा, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 इसका आंसर आएगा। मतलब K1 K2 की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो जाती है तो दोनों रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, बराबर आ जाती है। तो ये भी बच्चे आपने यहां से ख्याल रखना था, कोई ज्यादा भारी भरकम सवाल नहीं है ये, ठीक है। यहां से हमने आंसर निकालना था, ये इसने कहा जीरो है, इसको जब मैं जीरो पुट करता हूं ये सारा जीरो के बराबर आ जाएगा। ओके सर जी, लॉग को यहां ले आया, 10 रेज टू पावर जीरो हो जाएगा, 10 रेज जीरो क्या हो जाएगा सर 1 के बराबर। अगर ये 1 है तो K2 को यहां ले आऊंगा तो K2 इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर 6, यहां से आंसर आएगा, ठीक है। ओके सर जी, तो ये सवाल बेटा आ सकता है। राइट डाउन द कपलिंग रिएक्शन ऑफ डाईएजोनियम साल्ट। डाईएजोनियम साल्ट जब मैंने आपको पढ़ाया था, डाईएजोनियम साल्ट की लास्ट वाली जो रिएक्शन है वो कपलिंग रिएक्शन है। वो दो रिएक्शन कुछ ऐसे मैंने लिखाई थी, एक बार डाईएजोनियम साल्ट को मैंने फिनोल से कराया था रिएक्ट, एक बार डाईएजोनियम साल्ट को मैंने एनिलीन से रिएक्ट कराया था। याद करो बेटा, यहां से HX को मैंने टाटा बाई कर दिया था और इस N2 को यहां पे मैंने जोड़ दिया था, दो यहां से मेरे पास डाई बन के आती है। इस रिएक्शन को कंप्लीट आप खुद करेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बेटा यहां से बड़े बहुत देर से सवाल नहीं आया है, पहले यहां से सवाल पूछता था कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन सी होती है, फॉस्फेट लिंकेज कौन सी होती है, बेटा ये ऐसे ऐसे पेप्टाइड लिंकेज कौन सी होती है, ये सवाल पहले पूछता था, बड़ी देर से पूछा नहीं है, अब सवाल ऐसे आने के चांस हैं। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको पता होनी चाहिए किसमें होती है, कार्बोहाइड्रेट्स में ये होती है, ठीक है। ओके, हाँ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी सवाल बहुत देर से नहीं आया है, यहां से सवाल हो सकता है एमसीक्यू में आए, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए क्या होती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बेटा ठीक है। ओके, उसके बाद आईयूपीएससी से हर बार सवाल पूछता है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली यही सवाल आएगा, लेकिन बेटा आईयूपीएससी से सवाल आने के चांस हर बार रहते हैं, तो इस बार भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिया है। उसके बाद
राइट एनी टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मेरे प्यारे बच्चों आपको आने चाहिए। यहाँ से वुड रिएक्शन पिछली बार आई थी, कौन सी? वुड रिएक्शन बेटा पिछली बार यहाँ से आई थी, ठीक है। तो आपको स्वार्ट्ज भी आनी चाहिए, आपको फिंकलस्टीन रिएक्शन भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद डिस्कस एसिडिक करेक्टर ऑफ अल्कोहल और फिनोल। हर साल एसिडिक करेक्टर चाहे अल्कोहल का हो, फिनोल का हो, अमीन्स का बेसिक करेक्टर हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक करेक्टर, वहां सवाल आता ही है बेटा। तो इस टॉपिक को भी स्किप नहीं करना हमने, ठीक है। ओके, उसके बाद पार्ट सी जो रहेगा, पार्ट सी में क्या है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर में क्या है? पहला, मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। बिल्कुल बेटा आपको पता होना चाहिए, पिछली बार ये टॉपिक जो है 5 नंबर में सवाल आया था, तो मैं 3 नंबर में इस बार इसको डाला है मैंने, ठीक है। एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म। कौन से? सिर्फ स्टीरियो की बात कर रहा हूं। तो हो सकता है आपको एक एक सीरीज में स्टीरियो दे, दूसरे में ऑप्टिकल दे, वो बेटा यहां से आने के चांस हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये तो बेटा मतलब हमने छोड़ के जाना ही नहीं है, हर साल यहां से क्वेश्चन आता ही है। क्या है? हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड टू इथेन? कब कर कैसे करोगे? इथॉक्सी इथेन में, इथेन नाइट्राइल में। ये कौन सा टॉपिक है? न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन ऑफ क्या है बेटा? हेलो एल्केन्स वाला ये टॉपिक है। पूरा चार्ट मैंने एक ही स्लाइड में पूरा चार्ट आपको पढ़ाया था। वो चार्ट आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन हलवा होते हैं अगर वो चार्ट आपको पता होता है तो, ठीक है। और यहां से हर साल सवाल आता है, तो इस बार भी मैं उम्मीद करता हूं सवाल यहां से आएगा। हो सकता है 5 नंबर में सवाल यहां से आए इस बार, ठीक है। ओके, उसके बाद कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेटा आपको मैं पढ़ा चुका हूं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव फॉर्मल्डिहाइड होता है, फिर एल्डिहाइड होता है, फिर कीटोन होता है। और इसके रीजंस भी आपको पता होने चाहिए, क्यों फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्यों कीटोन सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है, और रीजंस भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये आ गया सर जी कहां से? ये आ गया डी ब्लॉक से। तो बताना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज, ऑक्सीजन स्टेट, एटॉमिक साइज। यहां से ऑब्वियसली सवाल तो आना ही है यार, ठीक है। सवाल आना ही है बेटा, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज है, इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स हो गया, एलॉय फॉर्मेशन हो गया, वहां से भी बेटा सवाल आने के चांस रहते हैं। एलॉय से यूजुअली एमसीक्यू आने के चांस रहते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, इस बार को जो मेरा मतलब मैं गट फीलिंग आ रही है, या तो ये सवाल आएगा और या तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन से सवाल आएगा। या क्यों? लेंथेनाइड कंट्रैक्शन पिछले 2 साल से उसने नहीं पूछा है। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या होती है, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, 2 साल से नहीं पूछा है। तो इस साल बेटा यहां से आने के चांस हैं। और हो सकता है ये वाला पूछे कि एक्टिनाइड कंट्रैक्शन क्यों ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। ये भी आपको पता होना चाहिए, पढ़ा चुका हूं क्यों होती है, ठीक है। उसके बाद राइट डाउन द इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द एनिलीन। मेरे प्यारे बच्चा, यहां से भी हर साल सवाल पूछता है, क्योंकि एनिलीन की जो इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं, थोड़ी बहुत उनमें गड़बड़ होती है। तो गड़बड़ जब होती है तो उसका सवाल वो फेवरेट बन जाता है, ठीक है। ओके बेटा, उसके बाद बिल्कुल आसान सवाल, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं? बायोमोलिक्यूल से सवाल है। उसके बाद डिराइव डिराइव नहीं, ओहो गाड़ी नहीं चलानी है, डिराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सुनो मेरी बात, 3 साल पहले तक हर साल डेरिवेशन से सवाल पूछता था। पिछले 2 सालों से डेरिवेशन से सवाल नहीं पूछा है, डायरेक्ट यहां से न्यूमेरिकल पूछ रहा था, ठीक है। 2 नंबर में अनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है बच्चों? तो फटाफट से बताओ। आई थिंक इसका विटामिन B12 है आंसर। आई थिंक इसका विटामिन B12 आंसर, ठीक है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी क्या होता है? एनीमिया मेरे प्यारे बच्चों होता है। मैंने कहा ना वो टेबल रट के जाना, ठीक है। ओके, उसके बाद पार्ट बी क्या है? पार्ट बी। तो पार्ट बी में क्या है? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में फिर से व्हाट डू यू मीन बाय पेप्टाइड लिंकेज। पहले में मैंने ग्लाइकोसिडिक पूछा, यहां पूछ रहा हूं पेप्टाइड लिंकेज किस में होती है? अमीनो एसिड्स में पेप्टाइड लिंकेज होती है, पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, सेंडमेयर और गटरमैन रिएक्शन किसकी रिएक्शन है सर? ये है डाइअजोनियम साल्ट्स की केमिकल रिएक्शन है। सेंडमेयर और गटरमैन बार बार पेपर में आती है, ठीक है। ओके, उसके बाद हाउ इज द रेट लॉ डिफरेंट फ्रॉम द लॉ ऑफ मास एक्शन? लल्लू सा सवाल है, ठीक है। फॉर विच टाइप ऑफ रिएक्शन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी हैव द सेम वैल्यू? ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम वैल्यू किस रिएक्शन के लिए होती है? प्लीज मुझे भी बताना, ठीक है। मुझे भी बताना, पढ़ा चुका हूं बेटा ये किसके लिए ऐसा मामला बनता है, पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अच्छा, व्हाट आर द टू कंडीशंस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन? इफेक्टिव कोलिजन की क्या 2 कंडीशन होती हैं सर? 2 ही रुकावटें होती हैं इफेक्टिव कोलिजन के लिए। एक रुकावट होती है एनर्जी बैरियर, दूसरा होता है ओरिएंटेशन बैरियर। वो अपने आंसर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ओके, डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ये तो बेटा उसका फेवरेट क्वेश्चन है। फेवरेट क्वेश्चन, इसको तो क्या ही बोलूं मैं, ठीक है। उसके बाद वही कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, कौन सा सर? ये कहाँ से सर? ये सवाल कहाँ से? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से, ठीक है।
उसके बाद राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन। बहुत देर से उसने किसी का भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं पूछा है, हो सकता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको पूछे इस बार, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है और एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है? नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन हमेशा ही पढ़ के जानी चाहिए। ये दो रिएक्शनें बहुत देर से नहीं पूछी गई हैं, हो सकता है इस बार वो पूछे, ठीक है। उसके बाद पार्ट सी, पार्ट सी में क्या है सर? पार्ट सी में H2O2 फ्यूल सेल, फेवरेट क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन। एक्सप्लेन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म विद एग्जांपल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पूछ सकता है आपको, ठीक है। उसके बाद वही, ये तो बस सर से फिर से न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हो सर आप, ठीक है। चौथा, एसिडिक करेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल बेटा, पूछ के क्या इसमें, इसमें क्या ही पूछना है, ये तो बेटा मैंने कहा ना कि एसिडिक करेक्टर कार्बोक्सिलिक का, फिनोल्स का, अल्कोहल्स का, बेसिक करेक्टर अमीन्स का पता होना चाहिए, उनका ऑर्डर भी पता होना चाहिए, कब बढ़ेगा कब बढ़ेगा भी पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn2 पॉजिटिव। एटॉमिक नंबर क्या है सर जी? 27, हमें पता है एटॉमिक नंबर 27 है, 27 एटॉमिक नंबर है सर जी। तो मैंगनीज का हमें पता है, मैंगनीज जो है, मैंगनीज, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 27 होता है, 3d5 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होती है। लेकिन अगर Mn2 पॉजिटिव है तो Mn2 पॉजिटिव में सर जी दो इलेक्ट्रॉन कहां से जाते हैं? आउटर मोस्ट शेल से जाते हैं, तो ये बचेगा सिर्फ 3d5 4s2। और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला सर ये होता है, एन क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। D5 का मतलब क्या है? D5 का मतलब है 5 हमारे पास ऑर्बिटल हैं, इनमें सब में क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 के 5 अनपेयर्ड है। और जब मैंने कहा था अगर 5, जब n की वैल्यू 5 होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, याद करो मैंने कहा था 5.7 के आसपास इसका आंसर आएगा, ठीक है। आप चाहो यहां से भी निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, फिर राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। मतलब मैंने क्या बोला आपको? मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक की मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद राइट द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस विद नाइट्रस एसिड। बेटा हिंसबर्ग रीएजेंट का पिछली बार आया था, हो सकता है इस बार नाइट्रस एसिड का मामला आ जाए। क्यों? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस को इस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन से और नाइट्रस एसिड से और हिंसबर्ग रीएजेंट से डिफरेंशिएट करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, और इसकी क्लासिफिकेशन क्या है बेटा? यहां से मतलब लल्लू सा सवाल हर बार आता है, तो हो सकता है यहां से फिर से आपको आ जाए ये वाला सवाल, ठीक है। उसके बाद डिराइव इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर कौन सा? जीरो ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर मैंने आपको पहली वाली सीरीज में बताया, और इसमें कौन सा बताया? जीरो ऑर्डर हाइड्रोलिसिस। अगर मैं हाइड्रोलिसिस कौन सा सर? वहां से पेंटोज शुगर आता है, और डीएनए की बात करो तो डीऑक्सी राइबोज शुगर वहां पे आता है, ठीक है। पेंटोज का कौन सा? डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। ओके सर जी। उसके बाद पार्ट बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप देखोगे, व्हाई आर अमीन्स बेसिक कंपेयर टू द, कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया ऑफ इथाइल अमाइन और डाई इथाइल अमाइन। देखो बच्चा, आपको पूरा बताना है आपने कि अगर गैसियस स्टेट है तो क्या ऑर्डर होगा, और अगर एक्वस स्टेट है तो ऑर्डर क्या होगा, पूरा बताना है इसमें, ठीक है। अच्छा, फॉस्फो डाई एस्टर लिंकेज क्या होता है, ये बच्चा आपने बताना है, ठीक है। अच्छा, अंडर व्हाट कंडीशंस बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो होगा वो केमिकली फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करेगी। कहता है अगर बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन लेकिन केमिकली फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव क्यों करेगी? क्यों सर जी? अगर बाई मॉलिक्यूलर है तो एक रिएक्टेंट जो होगा वो एक्सेस में होगा, या रेट ऑफ रिएक्शन जो है सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, इसका मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर बन जाएगी, ठीक है। ये तो बड़ा बहुत ही आसान सा सवाल है, आसान सा सवाल है। अगर समझ नहीं आ रही, देखो अगर दो रिएक्टेंट हैं, दो रिएक्टेंट ये बना रहे हैं प्रोडक्ट, ये कह रहा है कि किस कंडीशन में जो रेट होगा, रेट सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। सपोज एक्सपेक्ट कर, क्यों एक पे ही डिपेंड कब करेगा? जब दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। दूसरे पे डिपेंड कब नहीं करेगा? या तो ये एक्सेस में होगा, तो ये कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो इसने कहा कि अंडर व्हाट कंडीशंस बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन इज फॉर केमिकली फर्स्ट ऑर्डर। केमिकली फर्स्ट ऑर्डर तब होगा जब दूसरे की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। आसान सा सवाल है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन? बहुत ही आसान सवाल। कैलकुलेट द हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? आसान सवाल। व्हाट आर एम्बीडेंटेट लिगेंड्स? लिगेंड से सवाल आता है, लिगेंड से सवाल आता है, या क्लासिफिकेशन पूछता है या पूछता है पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिंकेज। एक नया वाला लिगेंड था वो चीलेट। बेटा चीलेट भी मैंने बाद में पढ़ा दिया था, ठीक है। चीलेटिंग भी पिछली बार आया था, ठीक है। अच्छा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम
फॉर ऑक्टाहेड्रल फील्ड, वो भी बच्चा आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसके, हेलो एरेन्स के, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसके, फिनोल्स के, बेटा ये भी कर लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पार्ट सी में क्या है, शॉर्ट आंसर में फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फेवरेट क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन, वही SN2 रिएक्शन, ठीक है, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म विद एग्जांपल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये तो मैंने बता दिया बेटा, ठीक है। डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये तो बेटा ये भी मैंने आपको बता दिया, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर क्या है, हाँ, इफेक्ट ऑफ लैंथेनाइड कंट्रैक्शन ऑन द केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड्स, मैंने कहा था ना कि लैंथेनाइड कंट्रैक्शन सवाल आने का चांस इस बार है बेटा, ठीक है। उसके बाद यहां से बेटा कुछ ना कुछ तो पूछता ही है, या तो इसकी प्रिपरेशन पूछेगा या तो प्रॉपर्टीज पूछेगा, मतलब या तो K2Cr2C1 K1F4 की प्रिपरेशन पूछेगा या तो प्रॉपर्टीज पूछेगा बेटा, यहां सवाल आता है, आता है। डाई एजोटाइजेशन क्या होती है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन क्या होती है, बिल्कुल हर साल सवाल आता है, आ भी सकता है यहां से। व्हाट आर अमीनो एसिड्स और उनकी क्लासिफिकेशन बताओ, कौन सा सर एसडी के, कौन सा बेसिक के, कौन सा न्यूट्रल है, वो बताओ। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल ये PYQ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लास्ट है पार्ट डी, पार्ट डी में क्या है बेटा, पार्ट डी में देखना, पार्ट डी में क्या है, पार्ट डी में एक तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हाई, मतलब बहुत हाई चांस होते हैं, यहां सवाल है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सप्लेन एनी वन, कोई वन उसमें एक्सप्लेन करो। दूसरा, नेगेटिव और पॉजिटिव डिविएशन जो होती क्या होती वो आपको बतानी पड़ेगी, विद ग्राफ एक्सप्लेन करना है। फिर क्या है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द गैल्वेनिक सेल, और दूसरा मैंने आपको नर्स्ट इक्वेशन की क्या दी है सर, वहां से मैंने आपको कैलकुलेशन वहां से करने को दी है, ठीक है, ओके। तीसरा क्या है, वही तीसरा फिर से वही बेटा कहां से, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से मैंने यहां से सवाल पूछा है आपको। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, कैनिज़ार रिएक्शन क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, वुल्फ किशनर क्या होता है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होता है, और मैं फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस से कैसे हम एल्डिहाइड कीटोन को डिफरेंशिएट करते हैं, और डिस्कस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द कीटोन्स, ठीक है बेटा। तो ऐसा कुछ मेरे हिसाब से पेपर हो सकता है, बाकी पेपर के दिन ही बेटा आपको पता चलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा, ठीक है। ये मैंने प्रॉपर आपको 3 पेपर बना के दिए, डी मैंने कॉमन रखा था, ABC मैंने अलग अलग कर दिया था बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कोई तूफान सीरीज में अब मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये वाला जो चीज है वो बिल्कुल अच्छी लगी होगी, ठीक है। और जरूर अगर इसने कुछ भी नहीं किया बेटा, प्लीज ये वाले सवाल तो करके जाना, चांस हैं आपके अच्छे खासे आप मार्क्स वहां से ले आओगे। और ऊपर से आपको एक और चीज का फायदा है कि 70 में से सिर्फ 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का ही आपने बेटा करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।